चलो भाई शुरू करेंगे आज नाइट्रोजन फैमिली। जिसे इसे नींद आ रही खड़े होके जरा, हाँ खड़े होके पढ़ो, बैठने की कोई जरूरत नहीं है। जिसे नींद आ रहा आलस आ रहा। चलो भैया, तो आज हम शुरू क्या करने वाले हैं? आज हम शुरू करने वाले हैं नाइट्रोजन फैमिली। अब तक हम क्या देख चुके हैं? ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14 कार्बन फैमिली और बोरॉन फैमिली को देख चुके। बेटा कार्बन फैमिली और बोरॉन फैमिली ये दोनों ही क्लास 11th की एनसीईआरटी के अंदर मौजूद हैं, पुराने वाली एनसीईआरटी में। आ रही बात समझ में? तो वो मैंने क्या करा दिया, फिनिश करा दिया। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? अब हम बात करेंगे क्लास 12 के अंदर पुरानी एनसीईआरटी में जो पी ब्लॉक था, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, 17 और 18। आज की क्लास में हम ग्रुप नंबर 15 करेंगे। अगली जो क्लास होगी नेक्स्ट, उसमें ग्रुप नंबर 16, 17 और 18 तीनों ग्रुप को हम एक साथ फिनिश कर देंगे, क्योंकि अब ज्यादा बड़ा काम यहाँ पर कुछ नहीं रह गया है। ठीक है भैया, चलिएगा। तो बेटा आज हम शुरुआत करते हैं अपनी नाइट्रोजन फैमिली से। तो नाइट्रोजन फैमिली कहां आती है पीरियोडिक टेबल के अंदर? ग्रुप नंबर 15 के अंदर। अरे कहां आती है भैया? ग्रुप नंबर 15 के अंदर आती है। तो ग्रुप नंबर 15 में जो हमारी नाइट्रोजन फैमिली आती है, इसके मेंबर कहां से कहां तक पाए जाते हैं बेटा? इसके मेंबर होते हैं सेकंड से लेकर के 7th पीरियड तक। कोई दिक्कत वाली बात भैया है पर? अरे कोई परेशानी है आशीष? कोई दिक्कत? अब समझिएगा इसके मेंबर के नाम क्या क्या है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ और मॉस्कोवियम। आ रही बात समझ में? कितने एलिमेंट हो गए इसके? मॉस्कोवियम लेटेस्ट डिस्कवर्ड सिंथेटिक रेडियो एक्टिव मेटल है। क्या बोला मैंने? लेटेस्ट डिस्कवर्ड सिंथेटिक, ताजा डिस्कवर हुआ है। सिंथेटिक मतलब मेन मेड है, रेडियो एक्टिव मतलब रेडिएशन निकलती है इसमें से, और मेटल है। प्लस इसकी जो हाफ लाइफ है वो बहुत ज्यादा कम है, इसीलिए इसकी केमिस्ट्री का हमें ज्यादा आइडिया नहीं है। तो पढ़ने कौन से वाले हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ को पढ़ने वाले हैं। समझ में आ रही बात? याद करने का तरीका क्या है? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिख मंगे। आ रही बात समझ में? कैसे याद रखोगे? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिख मंगे। भिख मतलब बिस्मथ, मंगे मतलब मॉस्कोवियम। समझ में आ रही बात? तो बेटा ये एलिमेंट आपने क्या रखने हैं? ये एलिमेंट आपने याद रखने हैं। चलिए, तो यहां पर यही लिखा हुआ है कि आपका क्या है? आपका बेटा नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के अलावा क्या आ गया? नाइट्रोजन के अलावा आपका फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। बिस्मथ बीपी नहीं है, बीआई है ये। मॉस्कोवियम क्या हो गया? ये एमसी। ठीक है, सिंथेटिक रेडियोएक्टिव मेटल होता है जिसकी हाफ लाइफ क्या होती है बेटा? बहुत शॉर्ट होती है। ठीक है, इन एलिमेंट में से इकलौता ऐसा एलिमेंट नाइट्रोजन है जो किस फॉर्म में मिलेगा आपको? गैसियस फॉर्म में मिलेगा। रिमेनिंग जितने भी ये सारे के सारे हैं, ये सब के सब किस फेज में मिलेंगे आपको? सॉलिड फेज में। पहला पॉइंट तो आपने ध्यान रखना, कोई दिक्कत वाली बात है? दूसरी चीज जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस ये दोनों क्या है? नॉन मेटल। आर्सेनिक और एंटीमनी क्या होते हैं? मेटेलॉइड। बिस्मथ और मॉस्कोवियम ये दोनों के दोनों क्या है? आपके मेटल है। समझ में आ रही बात? क्लियर है? तो ये क्या कहानी थी? ये कहानी थी भैया हमारे इसके एलिमेंट के बारे में। अब हम बात करते हैं इनकी अकरेंस के बारे में। तो बेसिकली अकरेंस अभी तक आप देख भी रहे होंगे कि हम बेसिकली पहले और दूसरे मेंबर की अकरेंस के बारे में बात करते हैं, ज्यादा अकरेंस हम यहाँ पर नहीं देखते। ठीक है, चलिए। तो नाइट्रोजन की जो अकरेंस है बेटा, नाइट्रोजन मिलता है नेचर में किस फॉर्म में? N2 के फॉर्म में। कहां पर होती है N2? ये पाई जाती है एयर के अंदर। एयर का 78% बाय वॉल्यूम क्या होता है? नाइट्रोजन पाया जाता है, पहली बात। उसके अलावा नाइट्रोजन किस फॉर्म में मिलता है भैया? नाइट्रोजन होता है NaNO3 जिसे हम सोडियम नाइट्रेट यानी कि चिली सॉल्ट पीटर बोलते हैं, या फिर KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट जिसे हम क्या बोलते हैं? इंडियन सॉल्ट पीटर के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका सोडियम नाइट्रेट है जिसे चिली बोलेंगे, चिली सॉल्ट पीटर। और ये आपका क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट जिसे हम क्या बोलेंगे? इंडियन सॉल्ट पीटर। इसमें भी क्या होता है? नाइट्रोजन की परसेंटेज मतलब नाइट्रोजन की क्वांटिटी यहां पर आपको देखने मिलेगी। उसके अलावा नाइट्रोजन का क्या बनता है भैया? प्रोटीन। जितने भी सारे प्रोटीन है सब में नाइट्रोजन पाया जाएगा। समझ में आ रही बात? प्लांट्स के अंदर होंगे और कहां होंगे? एनिमल के अंदर। और कहां मिलते हैं भैया? बायोमोलिक्यूल्स के अंदर। एक मॉलिक्यूल पढ़ेंगे आप, न्यूक्लिक एसिड जो पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड का, उसके अंदर नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस होते हैं, वहां पर भी नाइट्रोजन लिविंग बीइंग के अंदर पाया जाता है। लेकिन बेसिकली हम केमिस्ट्री से डील कर रहे हैं, तो ऊपर के 3 हमारे क्या होते हैं बेटा? काम के हैं। इसको आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। नाइट्रोजन के बाद नंबर किसका आया रे दादा? फॉस्फोरस का। फॉस्फोरस जो होते हैं वे मिनरल्स होते हैं एपेटाइट फैमिली के। अब एपेटाइट फैमिली क्या है? एपेटाइट फैमिली कुछ नहीं है, फॉस्फोरस के मिनरल की जो फैमिली है उसी को एपेटाइट फैमिली बोला जाता है। तो एपेटाइट फैमिली का जनरल फॉर्मूला है CA9PO4 होल 6 .CH2। समझ में आ रही बात? ये आपका एपेटाइट का जनरल फॉर्मूला है, जिसमें ये तो फिक्स है CA9PO4 होल 6, ये तो फिक्स है।
कैल्शियम भी फिक्स है, X2 चेंज हो जाएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन या OH आपका यहाँ पर आ सकता है। अगर यहाँ पर फ्लोरीन लगा हुआ है तो इसको हम क्या बोलेंगे, फ्लोरेपेटाइट बोलेंगे। क्लोरीन लग जाएगा तो क्या बोलेंगे, क्लोरएपेटाइट बोलेंगे। ये फास्फोरस की रॉक्स होती है। क्या होती है बेटा, फास्फोरस की रॉक्स होती है। तो कह सकते हैं कि फास्फोरस की रॉक्स जो होती है उसका क्या होता है, मेन कंपोनेंट होता है एपेटाइट फैमिली। फ्लोरेपेटाइट आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है डायग्राम के अंदर, आप देख सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात, आगे बढ़ूं आगे, समझ में आ रही नहीं आ रही, समझ में चलिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फास्फोरस और कहां देखने मिलता है। सर एनिमल्स के जो बोन्स होती है वहां पर फास्फोरस आपको दिखाई पड़ेगा। प्लांट के मैटर के अंदर क्या होता है बेटा, फास्फोरस आपको दिखाई पड़ेगा। लिविंग सेल्स के अंदर फास्फोरस है। सर डीएनए के अंदर फास्फोरस होता है। फॉस्फोप्रोटीन्स होते हैं मिल्क और एग के अंदर, समझ में आ रही बात। फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, अरे फॉस्फोलिपिड का जिक्र भी कराया था मैंने, साइटोलॉजी में पढ़ा रहा था। फॉस्फोलिपिड होते हैं जिसकी क्या बनती है, सेल मेम्ब्रेन बनी होती है। तो ये आपका क्या है, यहाँ पर फास्फोरस का कंपोजिशन हमको दिखाई पड़ता है। बोलो भाई यहां तक समझ में आया, अरे आया क्या, चलिएगा। उसके अलावा आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इनका सल्फाइड मिनरल्स देखने मिलता है। ये रहा आपका आर्सेनिक, ये रहा आपका एंटीमनी और ये क्या हो गया आपका बिस्मथ। बिस्मथ ऐसा नहीं लग रहा आपको जैसे वो मैगी सी वगैरह, ये वाला पीस ऐसा जैसा मैगी का, ये रीढ़ की हड्डी टूटी हुई पड़ी इस तरह से, तो ऐसा ही है आपका बिस्मथ। अपीयरेंस लगभग सबकी सेम सी है, तो कोई इतना बड़ा मसला यहाँ पर नहीं है। कोई दिक्कत वाली बात है, अरे कोई दिक्कत वाली बात है, चलिएगा। कहाँ आ गए हम, डन, ठीक है बच्चों। चलिए उसके बाद में हम आगे चलते हैं इनकी जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में। देखो कितनी फास्ट हुआ, अब जनरल प्रॉपर्टीज भी जल्दी जल्दी हो जाएंगी, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है क्योंकि टाइम जो लगना था लग लिया। जनरल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा बताओ, ऑक्सीजन फैमिली कौन से ग्रुप से बिलोंग करती है, ग्रुप नंबर 16, सॉरी नाइट्रोजन फैमिली पढ़ रहे ना, ग्रुप नंबर 15, 15 का मतलब 5A। तो इसका भैया वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, ठीक है। तो इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, NH2 NP3। अरे सर ये तो बहुत कमाल की कॉन्फ़िगरेशन है, क्यों हो गया सर, NH2 तो कंप्लीटली फिल्ड s ऑर्बिटल हो गया और P एग्जैक्टली हाफ नहीं है केवल, ये क्या है, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाते हैं। समझ में आ रही भैया बात आपके, भाई मेरे पास अंबानी जितना पैसा ना हो, लेकिन इतना पैसा अगर हो जाए, चौखा बिल्कुल तगड़ा पैसा हो जा, तो फिर भी भाई अंबानी जैसा ना हो लेकिन स्टेबल तो हो जाऊंगा ना। यही सेम कहानी कहां है, यहां पर है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2 NP3, जिसमें एग्जैक्टली हाफ फिल्ड P सब शेल है, जिसकी वजह से ये मेंबर क्या हो जाते हैं, एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाते हैं। बोलो भाई समझ में आ रही का नहीं आ रही बात आपके। नाइट्रोजन की जनरल हो गई 2s2 2p3, 3s2 3p3 फास्फोरस की, आर्सेनिक की 4s2 4p3, एंटीमनी की 5s2 5p3 और बिस्मथ की हो गई 6s2 6p3। बोलो भाई यहां तक समझ में आई कि नहीं आई। तो ये आपकी क्या है, आपकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। एटॉमिक रेडियस की बात करें सर, कोई एक्सेप्शन नहीं है। मेंबर कौन कौन से, ध्यान से देखिएगा सर, मेंबर है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ऊपर से नीचे आने पर साइज क्या होता जाता है, इंक्रीज होता चला जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती चली जाती है। कहानी खत्म। बोलो भाई समझ में आई कि नहीं आई। तो ये किसकी कहानी थी भैया, ये थी हमारी एटॉमिक रेडियाई के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्यों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ये इतनी आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेंगे। अरे क्या बोला मैंने ये बोला कि चूंकि इनका P सब शेल एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है, समझ में आ रही बात, और इसका जो S सब शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है। तो वैलेंस शेल में एक S है, एक P ऑर्बिटल है, मतलब 3 ऑर्बिटल P के, एक S के, टोटल 4 ऑर्बिटल है। तो उनमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक फुल फिल्ड भरा हुआ है, एक एग्जैक्टली हाफ फिल्ड भरा हुआ है। इस वजह से इतनी आसानी से तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे, बहुत बड़े अमाउंट में एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। हालांकि नोबल गैस से कम होती है, लेकिन काफी बड़े अमाउंट में एनर्जी देकर इनसे क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आते चले जाते हैं बेटा, तो साइज बढ़ता चला गया, साइज बढ़ता चला गया, तो न्यूक्लियस की पकड़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर कमजोर होती चली गई। तो बहुत आसान हो जाता है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। इसीलिए आयोनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम क्या होती है बेटा, डिक्रीज होती है। तो अगर मैं बोलूं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और ये क्या हो गया बिस्मथ, तो सबसे ज्यादा आईपी किसकी है, नाइट्रोजन की, देन फास्फोरस, देन आर्सेनिक, देन एंटीमनी, देन क्या हो गया बिस्मथ। कंपेयर करते हैं
नाइट्रोजन फैमिली को इससे प्रीवियस फैमिली जो कि आपकी क्या होती है कार्बन फैमिली, कार्बन फैमिली की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी NH2 इसकी कॉन्फ़िगरेशन है NH2 सर ये ज्यादा स्टेबल है, तो इसकी नाइट्रोजन फैमिली वाले की जो आयनाइजेशन एनर्जी है बेटा वो क्या होगी, वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू कार्बन फैमिली या फिर बोरॉन फैमिली। ठीक है भैया। उसके बाद में हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अरे भैया नाइट्रोजन फैमिली है, एक ट्रिक बताई थी तुम्हें फोन कॉल की, याद है? पूरी प्यूरिटी टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट 4 याद रखने, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, देन क्लोरीन, और इसी सीक्वेंस में याद करने। सबसे ताकतवर कौन? फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन। तो वन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में आता है, पूरी प्यूरिटी टेबल का थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है नाइट्रोजन। ये तो हो गई नाइट्रोजन की कहानी। फिर ऊपर से जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। रीजन वही है, साइज बढ़ता जा रहा तो न्यूक्लियर फोर्स क्या होती जा रही, कम होती चली जा रही। अब हम बात करते हैं भैया किसके बारे में, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं भैया, ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा नाइट्रोजन के जो मतलब फैमिली होती है, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। ध्यान से सुनना। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की रेंज हो जाएगी -3 से +5। या तो ये 5 के 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो +5, ऐसे समझने के पर्पस में, या फिर ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो -3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट की रेंज क्या होगी, -3 से +5। ठीक है। नाइट्रोजन प्लस की ऑक्सीडेशन स्टेट केवल तब दिखाएगा जब वो अपने से बड़े लोगों के साथ में होगा, यानी कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन। अदरवाइज नाइट्रोजन ऑलवेज नेगेटिव शो करेगा। इसके अलावा जितने भी मेंबर हैं वो सब के सब पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, किसी के भी साथ में शो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात आपके। चलिए तो -3 से -5 है, और सबसे जो कॉमन है वो क्या है, -3 +3 और +5 है। ऊपर से नीचे आने पर भाई 5 इलेक्ट्रॉन है, ऊपर से नीचे आने पर इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ता चला जाएगा कि नहीं, तो +5 की स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, +3 की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। कारण है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से +5 की स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी और +3 की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। सिमिलर वे में -3 को बनाने की जो स्टेबिलिटी होती है टॉप टू बॉटम बेटा, वो भी क्या होती है, वो भी डिक्रीज होती चली जाती है। कारण क्या है, माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन गेन करना। सर जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो मेटल के कैरेक्टर बढ़ते चले जा रहे, मेटलिक कैरेक्टर बढ़ते चले जा रहे, तो मेटल की प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन लेने की नहीं होती, इलेक्ट्रॉन को छोड़ने की होती है। इसीलिए -3 की स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे आने पर डिक्रीज हो रही है। अरे बोलो, समझ में नहीं आ रही क्या बात, क्लियर है? कोई दिक्कत कोई मसला यहाँ पर? हाँ भाई, अरे कोई दिक्कत कोई मसला, चलिएगा। ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन स्टेट को लेकर के एक नोट यहां पर लगाया गया है। एक रिएक्शन होती है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या नाम होता है बेटा रिएक्शन का, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इसका बेसिक सीधा सीधा मतलब अभी आप इतना समझिएगा कि ऐसी स्पीसीज जिसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियस हो रहा हो। समझ में आ रही बात? एक ही स्पीसीज एक केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या हो रही, ऑक्सीडाइज हो रही, और वही दूसरी स्पीसीज दूसरी सेम केमिकल रिएक्शन के अंदर वही सेम स्पीसीज क्या हो रही, रिड्यूस हो रही। यानी एक ही स्पीसीज है, उसी का ऑक्सीडेशन उसी का रिडक्शन, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलेंगे। इंपॉर्टेंट है कि नाइट्रोजन के +1 से लेकर के +4 तक जितनी भी ऑक्सीडेशन स्टेट वाली रिएक्शन होगी वो सब के सब कौन क्या शो करेंगी, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेंगी। एसिडिक मीडियम में बेटा एनसीईआरटी की लाइन है, ध्यान रखिएगा, बाउंस चली जाएगी, पता भी नहीं पड़ता कहां से आई लाइन, समझ में नहीं आता और बाउंसर चली जाती है। समझ में आ रही बात? उसके अलावा फास्फोरस के जो है सभी ऑक्सीडेशन स्टेट बिटवीन -3 से लेकर के +5 तक, यानी -3 और +5 को अगर हम छोड़ दें तो -3 से बाद में जितनी भी ऑक्सीडेशन स्टेट है, +5 से नीचे जितनी भी ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो सब के सब क्या करेंगे, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेंगी। कहां पर, एसिडिक और एल्कली, बेसिक और एसिडिक दोनों मीडियम के अंदर। ये लाइन एनसीईआरटी की। उसके अलावा आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ जो है ये स्टेबल +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट बनाते हैं ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। बोलो भाई, अरे समझ में नहीं आई क्या? आ गई? तो ये कहानी किसकी थी, ऑक्सीडेशन स्टेट की। अब क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन द गिवन स्पीसीज। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट की रेंज आपको क्या बताई थी मैंने, -3 से +5 तक बेसिकली। तो -3 कहां है आपका, अमोनिया, ये -3 है। -2 क्या है, N2H4, N2H2 -1, N2 पे 0, N2O पे +1, NO पे +2, N2O3 +3, N2O4 +4, N2O5 +5। इन सबके स्ट्रक्चर केमिकल बॉन्डिंग में सिखा दिए थे, डोंट वरी, आधी बात समझ में? तो इनको होमवर्क है करके लाना। सेकंड चीज जो आपको यहाँ पर क्या रखनी कि जो आपकी ये ऊपर के 3 ऑक्साइड है ये बेसिक है, N2 के नीचे के 2 ऑक्साइड न्यूट्रल हैं, और लास्ट वाले 3 क्या होंगे, एसिडिक है। एक चीज और हिंट लो, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता जा रहा, एसिडिक नेचर बढ़ती जा रही, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इस लाइन से कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो एसिडिक नेचर भी बढ़ती हुई नजर आएगी। ठीक है। उसके अलावा एक और कंपाउंड होता है HN3, ये एमए ऐड कर दिया मैंने, इसको बोलते हैं हाइड्रोजोइक एसिड। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजोइक एसिड। इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, -1/3 होती है। अरे क्लियर है भाई?
कोई दिक्कत? तो ये क्या था आपका। अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्टिविटी या कंपाउंड्स के बारे में। चार चीजें हम यहां पर पढ़ेंगे, हाइड्राइड, ऑक्साइड, हैलाइड और आपके मेटल के साथ में इनकी रिएक्टिविटी। कोई दिक्कत वाली बात? अरे कोई टेंशन? चलिएगा, तो अब हम बात करते हैं हाइड्राइड के बारे में। कितनी देर का लेक्चर हो गया? 15 मिनट का, कोई बात नहीं। नेक्स्ट हम बात किसके बारे में करते हैं भैया? हाइड्राइड के बारे में। ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन की कितनी वैलेंसी? 1, नाइट्रोजन की कितनी? 3, मतलब नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएंगे। तो हाइड्राइड कैसे टाइप का होगा? MH3 टाइप का। अरे हाइड्राइड कैसा होगा भाई इनका? बता दो यार। हाइड्राइड होगा इनका MH3 टाइप का। चलिए, तो ये MH3 टाइप का हाइड्राइड है। अब नाइट्रोजन फैमिली के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। ध्यान से सुनिएगा, ये मैंने ले लिया एक हाइड्रोजन यहां आया, एक यहां पर आया और एक क्या आया यहां पर। एक लोन पेयर बची कि नहीं बची? ध्यान से देखना। अब ये लोन पेयर क्या करेगी? वेस्पर थ्योरी याद है, रिपल्शन करेगी। ये इसका रिपल्शन होगा, इसमें इसका रिपल्शन होगा। तो ये इस तरह से आपको क्या मिलेगा? अरेंज करता हुआ देखने मिलेगा। ये आपका लोन पेयर है, हाँ या ना? ठीक है, तो ये ज्योमेट्री कैसी होगी? पिरामिड के समान स्ट्रक्चर हो गया। तो इस ज्योमेट्री को हम बोलते हैं पिरामिडल ज्योमेट्री। और यहां पर नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन या इस मेंबर की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3। तो जितने भी सब होंगे, पिरामिड कौन सा है? ये ट्राइगोनल वाला पिरामिड है, तो इसीलिए इन सब की ज्योमेट्री क्या होगी? हाइब्रिडाइजेशन sp3। ज्योमेट्री ट्राइगोनल पिरामिडल होगा। कारण है लोन पेयर की वजह से ये लोन पेयर इन बॉन्ड पेयर को क्या कर देती है? सप्रेस कर देती है, दबा देती है। बोलो भाई, नहीं है समझ में? अरे क्लियर है? तो ये क्या था? तुम्हारा हाइड्राइड है। उसके अलावा हाइड्राइड के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? सर देखो, 5 इलेक्ट्रॉन तो टोटल किसके? इसके नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर के, आए ना? एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, एक इसका, एक इसका। टोटल कितना हो गए? 3। टोटल कितना हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट पूरा है भैया। क्या है? ऑक्टेट पूरा है। उसके बावजूद ये क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है। क्यों है? ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सिंपल सा फंडा। क्या है? बिल्कुल सिंपल सा फंडा है कि जो लोन पेयर है ना, इस लोन पेयर को ये क्या कर सकते हैं बेटा? डोनेट कर सकते हैं। और लोन पेयर डोनर को हम क्या बोलते हैं? बेसिक बोलते हैं। ये भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। कोई दिक्कत वाली बात? चलिएगा, अब देखते हैं हाइड्राइड के बारे में। सर ये क्या है? नाइट्रोजन का पहला हाइड्राइड NH3, PH3, AS3, SbH3 और BiH3। ऊपर से नीचे आने पर बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी कि घटेगी? जल्दी बताओ। बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर का साइज बढ़ रहा। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड को तोड़ना आसान के मुश्किल? आसान है। थर्मल स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी घटेगी क्या बढ़ेगी? कम होगी। क्यों घटेगी? सर स्टेबल का मतलब है नहीं टूट रहा। अब टेम्परेचर दिया, टूट गया, हो गया, कहानी खत्म। आ रही बात समझ में? तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा? डिक्रीज हो गए। ये बॉन्ड जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आसानी से टूटेगा। टूटेगा तो हाइड्रोजन अलग होगा। हाइड्रोजन के अलग होने को हम क्या बोलते हैं? एसिडिक नेचर। तो एसिडिक नेचर ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेगा। अगर एसिड बढ़ रहा है तो बेसिक क्या होगा? घटेगा। मार्क माय वर्ड, NH3 इज द मोस्ट बेसिक कंपाउंड इन हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। आई बात समझ में? NH3 क्या है भैया? नाइट्रोजन फैमिली का मोस्ट बेसिक क्या है? हाइड्राइड है। और BiH3 जो है वो लीस्ट बेसिक है। समझ में आ रही बात? पहली बात क्या है? थर्मल स्टेबिलिटी घटी, एसिडिक नेचर बढ़ा। रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर का मतलब क्या है? रिड्यूसिंग पावर है सामने वाले को रिड्यूस कराना, खुद का ऑक्सीडेशन करना बड़ी तेजी से। जो जितनी तेजी से हाइड्रोजन रिड्यूस करेगा उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है वो। तो रिड्यूसिंग पावर भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही। बेसिक नेचर क्या होगी? डिक्रीज होगी। ऊपर से नीचे आने पर भाई ये गैस है, सबके सब क्या होंगे? मतलब नाइट्रोजन गैस होता है और बाकी सब क्या? सॉलिड है। तो ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ रहा, साइज बढ़ रहा। भाई सिंपल सा बंदा है, साइज बढ़ रहा, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा। और मॉलिक्यूलर वेट और साइज बढ़ेगा तो भैया मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो नॉर्मली बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट तो बढ़ता है, लेकिन NH3 की पोजीशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। कारण है कि NH3 के पास में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर 3 ही ऐसे हैं जो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। ये आपको क्या रखना है बेटा? ध्यान रखना। कोई दिक्कत वाली बात यहां पर है भाई? चलिए, तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या है? देखो, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर ऐसा होना चाहिए। सबसे पहले क्या है तुम्हारा? NH3, उसके बाद PH3, उसके बाद AS3 और लास्ट में क्या आ गया? SbH3। तो होना तो चाहिए था, ऊपर से नीचे आने पर क्या हो रहा? इंक्रीज हो रहा। सबसे ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में अमोनिया का क्या हो जाता है? सबसे ज्यादा हो जाता है। कारण क्या है बेटा? कारण है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बोलो भाई, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर की बात करते हैं। सर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर भी ऐसा ही है। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या है? कि NH3 ये क्या है? नाइट्रोजन का हाइड्राइड है, ठीक है। PH3, ASH3, SbH3 और BiH3। तो ऊपर से नीचे आने पर जनरल ट्रेंड क्या है? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? लेकिन चूंकि नाइट्रोजन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो वो कहां आ जाता है? वो 2 घर छोड़ करके वहां पहुंच जाता है। सर पूरा क्यों नहीं गया? प्रैक्टिकल वैल्यू है बेटा, ये दिखाएगी, मतलब ऐसे में कोई ऐसा नहीं है। बस इसमें जो वेरिएशन आया है वो किसकी वजह से है? वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। समझ में आ रही बात? तो मेल्टिंग पॉइंट में NH3 सबसे आगे और बॉइलिंग पॉइंट में NH3 सबसे आगे नहीं है। तो अपना ये होगा
ठीक है भाई। उसके बाद में हम क्या बात करेंगे भाई, उसके बाद में बच्चों हम बात करेंगे हैलाइड के बारे में। किसके बारे में? हैलाइड। हाइड्राइड कंप्लीट हो गए, अरे हो गए हाइड्राइड कंप्लीट। हाइड्राइड के बाद कौन आया पिक्चर में? हाइड्राइड के बाद आता है हैलाइड। हैलाइड क्या है, ध्यान से सुनिएगा सर। हैलाइड दो तरह के होंगे, एक होगा MX3 टाइप का, एक होगा MX5 टाइप का। या तो नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन हैलोजन से बॉन्ड बना लेंगे, या फिर केवल 3 से बनाएंगे, एक लोन पेयर छोड़ देंगे। समझ में आ रही बात? और उस पर भी कमाल की बात यह है कि जो आपका नाइट्रोजन है ना बेटा, नाइट्रोजन आपका पेंटाहेलाइड नहीं बनाता है। समझ में आ रही बात? वैसे बनाता तो बिस्मत भी नहीं है, नाइट्रोजन और बिस्मत ये दोनों के दोनों आपके क्या नहीं बनाते, ये दोनों के दोनों आपके पेंटाहेलाइड को नहीं बनाते। समझ में आ रही भैया बात आपके? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ किसी तरह की क्वेश्चन का? चलिएगा। तो हैलाइड के बारे में बात कर रहे थे भैया हम। तो हैलाइड क्या है? दो टाइप के, MX3 टाइप का और MX5 टाइप का। ठीक है, MX3 जो है वो ज्यादा कोवेलेंट होता है एज कंपेयर टू MX5 के मुकाबले में। ये आपको क्या रखना है बेटा, ये आपको ध्यान रखना है, कोई दिक्कत वाली बात। उसके अलावा कारण क्या है, एक मिनट भैया, कोवेलेंट ज्यादा बेटा ये होगा, MX5 वाला होगा आपका। आई बात समझ में? कारण क्या है कि एलिमेंट जो है +5 के ऑक्सीडेशन स्टेट वाले, उनमें मोर पोलराइजिंग पावर होती है +3 के मुकाबले में, इसीलिए यहां पर ऐसा होता है। ठीक है, क्लियर है? अब हम एक एक करके हैलाइड समझते हैं। पहला हैलाइड हमारा क्या है, MX3 टाइप का। MX3 टाइप के हैलाइड बोले तो इसका क्या मतलब है कि नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर हैलोजन से कितने बॉन्ड बना रहे हैं भैया, 3 बॉन्ड को यहां पर बना रहे। तो कौन सा आएगा, NX3 आएगा, PX3, ASX3, SBX3 और BIX3। ठीक है, NX3 के क्या है भैया, सारे के सारे तो अनस्टेबल है, बाकी सबके क्या है, तो ट्राई हैलाइड के फॉर्म में कोवेलेंट होते हैं और स्टेबल होते हैं। इधर ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला कि NX3 क्या है, अनस्टेबल है, एग्जिस्ट नहीं करेंगे। बाकी फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ के जो ट्राई हैलाइड है वो स्टेबल है, बनते हैं और कोवेलेंट है। और उसमें भी कमाल की बात यह है कि जो बिस्मथ का ट्राई फ्लोराइड है ना, वो आपका आयोनिक होगा, बाकी सबके सब बिस्मथ के भी क्या होंगे, कोवेलेंट। मतलब समझिएगा कि सभी ट्राई हैलाइड में नाइट्रोजन के ट्राई हैलाइड बेसिकली एग्जिस्ट नहीं करते। सारी बात समझ में? एक्सेप्शन पहला आ गया, बाकी सारे एग्जिस्ट करेंगे। फिर उसमें भी एक और एक्सेप्शन है कि नाइट्रोजन के सारे ट्राई हैलाइड एग्जिस्ट नहीं करते एक्सेप्ट NF3, ये तो कर लेता है, कोई दिक्कत वाली बात। सर हमने कहीं पर पढ़ा था NCl3, अरे भैया एक्सप्लोजिव होता है, बन जाता है, स्टेबल नहीं होता। समझ में आ रही बात? उसके अलावा क्या हुआ, बचे हुए जो मेंबर है इन सभी के ट्राई हैलाइड बनेंगे, स्टेबल बनेंगे, और उसके साथ साथ क्या होंगे, कोवेलेंट होंगे। लेकिन बिस्मथ का जो फ्लोराइड है ना, वो क्या होगा आपका, वो बेटा आयोनिक होता है। तो ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, कोई दिक्कत वाली बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके MX5 के बारे में। MX5 में नाइट्रोजन का और बिस्मथ का पेंटाहेलाइड एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन बिस्मथ का फ्लोराइड वाला बिस्मथ का जो पेंटा फ्लोराइड होता है बेटा, वो क्या करता है, वो आपके एग्जिस्ट करता है। यानी ध्यान रखो, एक्सेप्शन में भी एक्सेप्शन निकल के आ रहे। पहली तो बात, ट्राई हैलाइड में किसका नहीं बनता, नाइट्रोजन का नहीं बनता, लेकिन उसमें भी एक बन जाएगा स्टेबल, क्या है वो, NF3। बाकी सारे क्या होंगे, कोवेलेंट बनेंगे, स्टेबल बनेंगे, लेकिन बिस्मथ का ट्राई हैलाइड क्या रहेगा, आयोनिक। ऐसे ही पेंटाहेलाइड है, नाइट्रोजन बिस्मथ का पेंटाहेलाइड बनता नहीं है, लेकिन बिस्मथ का एक पेंटाहेलाइड है, फ्लोराइड, पेंटा फ्लोराइड वाला, जो कि यहां पर बनता हुआ नजर आता है। नाइट्रोजन का पेंटाहेलाइड नहीं बनता क्योंकि नाइट्रोजन के पास में d ऑर्बिटल नहीं होते। अब लोन पेयर डोनर को हम क्या बोलते हैं, लुईस बेस बोलेंगे। तो NF3, NCl3 और NBr3, ये सब क्या है, ये सब के अंदर हम लोन पेयर का डोनेशन का नेचर देख रहे हैं भैया। ऊपर से नीचे आने पर एक तो स्टेबिलिटी भी घटती जा रही है इनकी, समझ रहे हैं आप बात को? मैंने बोला ना कि NF3 स्टेबल है, बाकी तो स्टेबल है ही नहीं, तो स्टेबिलिटी क्या हो रही है इनकी, घटती चली जा रही। समझ में आ रही बात आपको, स्टेबिलिटी घटती जा रही। अब जैसे जैसे हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी यहाँ पर क्या हो रही, डिक्रीज होती चली जा रही। जैसे जैसे हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती चली जा रही, उसके अलावा बॉन्ड लेंथ भी यहाँ पर बढ़ती चली जा रही है, तो लोन पेयर को डोनेट करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। इसीलिए लुईस बेसिक स्ट्रेंथ भी यहाँ पर क्या हो जाती है बच्चों, इंक्रीज होती हुई नजर आती है। ठीक है, तो हाइड्राइड हो गया, दूसरा क्या हो गया, हैलाइड। लास्ट आता है आपका ऑक्साइड, लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट है। तो ऑक्साइड के दो फॉर्मेट है, एक होगा आपका E2O3 टाइप का, एक होगा आपका E2O5 टाइप का। एक होगा ट्राई ऑक्साइड में और एक होगा आपके पेंटा ऑक्साइड में। तो बेसिकली यहाँ पर ट्राई ऑक्साइड की बात करता है। अगर मैं इनकी एसिडिक नेचर की बात करूं, ज्यादा एसिडिक कौन है, E2O5 वाला। क्यों है सर, अभी भी आपने बताया था, जिसकी जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वो उतना ही ज्यादा एसिडिक, याद रखिएगा। तो N2O3 P2O3, यानी E की जगह पर नाइट्रोजन रखूंगा तो N2O3 P2O3 AS2O3 Sb2O3 और Bi2O3। नाइट्रोजन फॉस्फोरस क्योंकि नॉन मेटल है, इसीलिए उसके ऑक्साइड क्या होंगे, एसिड होंगे। आर्सेनिक एंटीमनी मेटलॉइड होता है, इसीलिए उसका ऑक्साइड क्या होगा, एम्फोट्रिक होगा। बिस्मथ का ऑक्साइड कैसा होगा बच्चों, बेसिक नेचर का होता है। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। अरे कोई दिक्कत वाली बात है भाई, कोई दिक्कत वाली बात? चलिए, यही आपको बताया कि E2O5 और E2O3 में E2O5 ज्यादा एसिडिक होता है। कारण है
टॉप टू बॉटम कारण है ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं यहां से यहां पर देखूं तो ऊपर से नीचे आने पर ध्यान से देखिएगा, ऊपर से नीचे आने पर एसिडिक नेचर घट रहा कि बढ़ रहा, घट रहा। एसिडिक से एम्फोटेरिक आया, एम्फोटेरिक से क्या हुआ, बेसिक आया। तो बेटा ये भी आपको क्या रखनी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक स्ट्रक्चर यहां पर ध्यान से देखिएगा, फास्फोरस के दो ऑक्साइड है जिनका जिक्र आया है कि एक होता है फास्फोरस का ट्राई ऑक्साइड P2O3 और एक होता है फास्फोरस का पेंटाऑक्साइड P2O5। ये दोनों एक्चुअल में इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते ही नहीं है। ये डाइमर बना करके P4O6 बना लेगा और ये आपका डाइमर बना करके क्या बना लेगा, P4O10 बना लेगा। और P4O10 को क्या बोलते हैं, फ्लावर ऑफ फास्फोरस के नाम से जानते हैं। समझ में आ रही बात। अब इसको आप ऐसे समझिएगा, इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, ध्यान दीजिएगा। कितने फास्फोरस दिखाई पड़ रही है आपको, 4। तो सर 1 2 और 3 और ये 4 स्ट्रक्चर बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात। कितना ऑक्सीजन दिख रही है तुम्हें, 6। तो एक एक ऑक्सीजन तो ऐसे जोड़ दो, है भाई, अरे जोड़ दी क्या, एक एक ऑक्सीजन क्या कर दी, ऐसे जोड़ दी। कितनी बची, 2। एक ऑक्सीजन इस फास्फोरस में जोड़ दो और एक ऑक्सीजन इस फास्फोरस से जोड़ दो। ये क्या बन गया तुम्हारा, ये बन गया तुम्हारा P4O6। सर P4O10 में कितनी ऑक्सीजन फालतू है, 4 ऑक्सीजन और फालतू है। फास्फोरस कितने बॉन्ड बना सकता है, मैक्सिमम 5। कितने बन गए, 3। तो डबल बॉन्ड O क्या कर दो, यहां पर जोड़ दो। ये बन गया आपका P4O10 और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं फ्लावर ऑफ फास्फोरस। क्या बोलते हैं भैया जी, फ्लावर ऑफ फास्फोरस के नाम से इसको जाना जाएगा। स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, ऐसा कुछ अब सिलेबस में कंपाउंड ऐसे वगैरह नहीं रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलिए, तो ये क्या है आपका P4O6 का स्ट्रक्चर है और ये क्या है, P4O10 का स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद में आता है बेटा रिएक्टिविटी विद मेटल्स। मेटल्स के साथ में रिएक्टिविटी के बारे में हम बात करते हैं कि रिएक्टिविटी मेटल के साथ में इसकी कैसी होती है। देखिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा, मेटल के साथ में जब नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर जुड़ते हैं तो बेटा -3 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्या शो करेंगे, -3 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। सर क्या सारे मेटल के साथ में रिएक्ट कर जाते हैं सारे, हाँ ठीक है, ऑल मेटल्स नहीं है, ऑल मेंबर्स है। ये हमारे जो टाइपिस्ट भैया थोड़ी सी गड़बड़ कर देते हैं। तो ऑल मेंबर्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली रिएक्ट्स विद मेटल। जैसे कैल्शियम रिएक्ट करेगा किसके साथ में, नाइट्रोजन के साथ में, क्या बना लेगा, कैल्शियम नाइट्राइड। फास्फोरस के साथ में करेगा फॉस्फाइड। आर्सेनिक के साथ में करेगा ये सोडियम, तो सोडियम आर्सेनाइड। एंटीमनी के साथ में करेगा जिंक एंटीमोनाइड। और इसके बिस्मथ है, बी नहीं है बिस्मथ है, तो मैग्नीशियम बिस्मुथाइड। ये आपका क्या बन जाता है, ये आपका कंपाउंड बन जाता है रिएक्टिविटी विद मेटल के साथ में। कोई दिक्कत वाली बात है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद में हम बात करेंगे एलोट्रोपी। एलोट्रोपी का मतलब है कि डिफरेंट फॉर्म्स जो स्टेबल फॉर्म होती है पाई जाती है। नाइट्रोजन और बिस्मुथ को छोड़ करके सभी क्या शो करते हैं, एलोट्रोपी शो करेंगे। और हम यहाँ पर केवल फास्फोरस के एलोट्रोप्स के बारे में बात करेंगे। तो फास्फोरस के 3 एलोट्रोप्स है, एक होता है व्हाइट फास्फोरस, एक होता है रेड फास्फोरस और एक होता है ब्लैक फास्फोरस, ठीक है। अरे कोई दिक्कत वाली बात। चलिए, सबसे पहले व्हाइट फास्फोरस का जनरल फॉर्मूला क्या है, P4। कैसा दिखाई पड़ता है, ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट मतलब धुंधला, जिसके आर पार दिखाई नहीं पड़ता। समझ में आ रही बात आपके, क्लियर है। ट्रांसलूसेंट मतलब थोड़ा सा धुंधला है, आर पार। ओपेक तो बिल्कुल आर पार देख नहीं पाते। ओपेक में आप ये समझ पाते हैं कि शायद कोई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन ट्रांसलूसेंट में आप आर पार बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं देख सकते। उसके अलावा वैक्सी सॉलिड होता है, पॉइजनस होता है। कैसा होता है भाई, जहरीला। इसीलिए चूहे के चालान में चूहे को मारने की दवाई है ना, चूहे मारने की दवा ले, उसमें क्या मिला होता है, फास्फोरस मिला होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा गार्लिक की स्मेल, जैसे लहसुन की स्मेल आती है वैसी आती है। वाटर सॉल्युबल होता है, लेकिन वाटर, अबे यार, वाटर में इनसॉल्युबल होता है। और सॉल्युबल होगा किसके अंदर, CH2 या CCl4 के अंदर, उल्टा हो गया। तो ये सॉल्युबल की जगह क्या कर लीजिएगा, ऐसे इनसॉल्युबल। जब वीडियो देखोगे नोट्स करेक्ट कर लेना वहां पर। और सॉल्युबल इन CH2 या CCl4। कमाल की बात है, अगर कोई बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म रात में चमकता है तो उसमें क्या बोलते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस। याद आया, मैंने आपको बताया था कहां पर देखने मिलते हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स, गोनियोलैक्स। याद आया भैया, बायोल्यूमिनेसेंस की नोस्टिल्यूका, सी घोस्ट, समुद्री भूत, ठीक है। ऐसा ही कुछ केमिकल भी ऐसे होते हैं जो ग्लो करते हैं, डार्क में, अंधेरे में ग्लो करेंगे। तो क्योंकि केमिकल है इसीलिए वर्ड क्या बोलेंगे, केमिल्यूमिनेसेंस, ठीक है, जो डार्क में ग्लो करेंगे। सबसे ज्यादा रिएक्टिव फॉर्म होती है फास्फोरस की, वो कौन सी होती है बेटा, वो होती है व्हाइट फास्फोरस। बोलो भाई, अरे नहीं आ रही क्या समझ में, आ रही ना, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात, चलिएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं बेटा व्हाइट फास्फोरस का स्ट्रक्चर। अच्छा, ये स्ट्रक्चर शायद तुम समझ ना पा रहे हो, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं। व्हाइट फास्फोरस का स्ट्रक्चर ये रहा, इस तरह से, ठीक है, क्लियर है। ये स्ट्रक्चर इस तरह से रहा, ये रहा, ठीक है। ये लो, ये क्या है आपका, ये व्हाइट फास्फोरस है। और ये जो आपको दिखा रखा ना, ऐसे दिखा रखा, अगर आप इस एक फास्फोरस को ध्यान से देखो तो ये एक क्या हो गया आपका 2 और एक क्या हो गया 3 से जुड़ा हुआ ये वाला फास्फोरस आपको दिखाई पड़ रहा। तो इसीलिए ये इस तरह से आपको बनता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। एग्जैक्ट स्ट्रक्चर क्या है, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर आपका ये होता है। सेकंड रहता है आपका भैया रेड फास्फोरस। रेड फास्फोरस जो है वो व्हाइट फास्फोरस की ही लीनियर फॉर्म है, लीनियर पॉलीमर है।
क्या बोला मैंने, लीनियर पॉलीमर है। अभी ध्यान से देखिएगा कैसे है, देखो ये हमारा क्या है, एक व्हाइट फॉस्फोरस, हाँ या ना है भाई, ये हमारा एक व्हाइट फॉस्फोरस है, ये वाला एक व्हाइट फॉस्फोरस हमने और बना दिया। अब हमने क्या किया, हमने यहां से एक बॉन्ड खत्म कर दिया हम यहां पर, ठीक है, ये ऐसे कनेक्ट कर दिया, ये ऐसे कनेक्ट कर दिया, बीच वाला बॉन्ड क्या कर दिया, खत्म। एक वैलेंसी इसकी इधर फ्री कर दी, एक इसकी इधर फ्री कर दी, तो ये ऐसे कई सारे व्हाइट फॉस्फोरस जब आपस में जुड़ जाते हैं तब ये फॉर्म होता हुआ नजर आता है। व्हाइट फॉस्फोरस को जब हीट किया जाता है 573 केल्विन पर, तब हमें एक गंधहीन, उसकी गार्लिक स्मेल थी, इसमें कोई स्मेल नहीं आती, वो पॉइजनस था, ये नॉन पॉइजनस होता है। ये वाटर के साथ साथ CCH2 में भी क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, ध्यान रखना, और इसकी रिएक्टिविटी किससे कम होती है, व्हाइट वाले से कम होती है, हम क्या बोलेंगे, रेड फॉस्फोरस। ये देख सकते हैं आप, रेड फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है आपको, क्लियर है। उसके बाद है बेटा क्या चीज, बहुत सारी केमिकल रिएक्शन में काम आती है, ऑर्गेनिक में पढ़ोगे आप इसमें भाई, ठीक है। चलिएगा, उसके अलावा हम बात करते हैं ब्लैक फॉस्फोरस के बाद में। ब्लैक फॉस्फोरस हमारा 2 डायमेंशनल शीट होता है, 2 फॉर्म में मिलेगा, एक अल्फा ब्लैक, एक क्या होगा, बीटा ब्लैक। अल्फा ब्लैक कब होगा, जब आप रेड फॉस्फोरस को सील्ड ट्यूब में, बंद ट्यूब के अंदर हीट करोगे 803 केल्विन के ऊपर, क्या बनेगा, अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस मिलेगा। और जब आप व्हाइट फॉस्फोरस को 473 केल्विन पर अंडर हाई प्रेशर करोगे तो क्या बनेगा, बीटा ब्लैक। अब देखिएगा, व्हाइट फॉस्फोरस P4 है, आपने उसे करा 573 केल्विन पर हीट, तो क्या मिल गया आपको, रेड फॉस्फोरस। और आपने इसे करा 473 केल्विन पर हीट, तो क्या मिल गया, ब्लैक फॉस्फोरस मिल गया। और ब्लैक में भी कौन सा मिल गया भैया, बीटा ब्लैक मिलेगा, ध्यान रखना। समझ में आ रही बात आपके, ये बिल्कुल इनर्ट है, इनर्ट है, इनसॉल्युबल होता है सब जगह पर, नॉन पॉइजनस है, क्रिस्टलाइन, सॉलिड और ऑर्डरलेस भी होता है, इसमें कोई स्मेल, किसी तरह की गंध नहीं होती। ये ब्लैक फॉस्फोरस का देख लीजिएगा डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आपको ये दिखाई पड़ रहा। लास्ट आता है कि भैया नाइट्रोजन की एनोमेलस प्रॉपर्टीज। नाइट्रोजन का साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बल्कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बहुत ज्यादा है इसकी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है, स्मॉल साइज होने की वजह से, डी ऑर्बिटल होने की वजह से, डी ऑर्बिटल ना होने की वजह से ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज शो करेगा जो नाइट्रोजन फैमिली के बाकी मेंबर शो नहीं करते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट ये है कि भैया ये पी मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन आपस में पी क्या कर सकता है, मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, बाकी के मेंबर पी मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना सकते। पी डी बना सकते हैं, डी बना सकते हैं, लेकिन पी केवल और केवल कौन बनाएगा, नाइट्रोजन ही बनाएगा। और वो एक और खास बात है कि नाइट्रोजन की जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है बेटा, वो बहुत ज्यादा, कह दो कि मैक्सिमम होती है, कितनी, 941 किलो जूल पर मोल के आसपास की है। नाइट्रोजन इकलौता ऐसा एलिमेंट है जो N2 के फॉर्म में, डाइएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, बाकी P4 फॉस्फोरस भी P4 की फॉर्म में क्या कर रहा, एग्जिस्ट कर रहा, डाइएटॉमिक फॉर्म में और कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा। P डी फॉर्म नाइट्रोजन नहीं बना सकता, बाकी बना सकते हैं, और डी बॉन्ड की फॉर्मेशन भी यहां पर होती हुई नजर आती है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहां पर ये आया हुआ है आपके PYQ के अंदर भी मेंशन है कि नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन और फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड फॉस्फोरस में ज्यादा स्टेबल कौन है, तो आंसर है फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड फॉस्फोरस। क्यों, देखो आपने फॉस्फोरस पढ़ा, फॉस्फोरस P4, कोई सा भी फॉस्फोरस पढ़ा, सभी फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड से बने हुए हैं, जबकि नाइट्रोजन स्टेबल होगा 3 बॉन्ड बना करके। तो चूंकि नाइट्रोजन, ध्यान सुनिएगा, ये स्टेबल क्यों नहीं है और ये क्यों है, देखिएगा, ये नाइट्रोजन है, ध्यान से देखो, ये क्या है, नाइट्रोजन, इसके ऊपर लोन पेयर, हाँ या ना, ये क्या है, दूसरे नाइट्रोजन, इसके ऊपर भी क्या होगी, लोन पेयर, अरे होगी कि नहीं होगी, लोन पेयर में आपस में क्या होगा, रिपल्शन होगा। एक बॉन्ड बना रहे केवल हम अभी सिंगल, क्या होगा, रिपल्शन होगा भैया। जब लोन पेयर में रिपल्शन होगा तो ये क्या करेंगे भैया, बॉन्ड लेंथ इनकी काफी कम है, नाइट्रोजन का साइज छोटा होने से बिल्कुल पास है, पास होने से लोन पेयर का इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, ये क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। जबकि फास्फोरस का साइज थोड़ा सा बड़ा है, इसका रिपल्शन इसके मुकाबले में काफी कम है, इसीलिए ये क्या रह जाता है, स्टेबल रह जाता है। उसके अलावा एक पॉइंट और याद रखिएगा, नाइट्रोजन मैक्सिमम कोवेलेंसी कितने की शो करता है, 4 की। कैसे, याद करो, तुम्हारे अगर याद होगा BF3.NH3 हमने जोड़ा था, अभी याद है क्या, कैसे बनाया था, हमने बनाया था ऐसे कि बोरॉन, ये फ्लोरीन इधर आ गया, ये इधर आ गया और ये इधर आ गया, इससे हमने डेटिव बॉन्ड बनाया था नाइट्रोजन के एक लोन पेयर में, ये हाइड्रोजन और ये क्या हो गया आपके हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन ने कितने कोवेलेंट बनाए, बॉन्ड बनाए यहाँ पर 4, 1 2 3 और 1 4, इसीलिए नाइट्रोजन मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी शो करता है बेटा,
4 की शो करता है। और इसी के साथ में आपके नाइट्रोजन फैमिली वाली चीज क्या होती है, पूरी होती है। ग्रुप के अंदर क्या पड़ा हुआ है, बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली का पड़ा हुआ है। का बोरोन फैमिली का मैंने बेटा पीडीएफ कंप्लीट लेक्चर कल हो गया था हमारा। कार्बन फैमिली का मैंने अपलोड किया था, लेकिन वो शेड्यूल किया मैंने वापस से 5 बजे का। और कल सुबह फिर वापस से क्या आएगा आपके नाइट्रोजन फैमिली का। कल शाम को आपका क्या आएगा, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली और आपका इनर्ट गैस वाला ग्रुप नंबर 18 ही आपका हो जाएगा। तो कल ये आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्या शुरू करेंगे, डी एंड एफ ब्लॉक। आ रही बात समझ में। डीबीबी करते रहे, नोट्स बनाते रहे भैया, टाइम से सॉल्व करते रहे और पढ़ाई जरूर करते रहे, ठीक है। अगर आप नहीं करोगे ना, पीछे भाग जाओगे, काफी पीछे रह जाओगे, ठीक। इसी के साथ हमारे आज के मुख्य समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।